नमस्कार। चलिए आज भारत के भूगोल को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। समझिए जैसे एक डिजिटल नोटबुक के पन्ने पलट रहे हो। इसमें हम देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ है, कितना बड़ा है। तो शुरू करें। तो ये रही हमारी विषय सूची। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। मतलब भारत के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करके उसके पड़ोसियों तक सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के परिचय की। मतलब ये समझते हैं कि दुनिया में भारत की जगह क्या है, और हाँ, सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि इतिहास में भी। देखिए, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसकी जो जबरदस्त नेचुरल डाइवर्सिटी है और एशिया में इसकी जो लोकेशन है, उसने इसे एक बहुत ही अलग पहचान दी है। यहाँ तक कि हिंद महासागर का नाम भी इसी के नाम पर पड़ा है। चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की एकदम सटीक लोकेशन क्या है। ये जो नंबर हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यही भारत के विशाल जमीनी हिस्से को तय करते हैं। और हाँ, कर्क रेखा जो लगभग बीच से गुजरती है, वो तो इसके भूगोल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये मैप देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि देश कितना बड़ा है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। मतलब जबरदस्त फैलाव है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि भारत दुनिया में कहाँ है, पर सवाल ये है कि ये आखिर कितना बड़ा है। चलिए इसके आकार को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यही भारत का कुल एरिया है और ये दुनिया के कुल भौगोलिक एरिया का 2.4% है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये। अब इस साइज को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम देखें कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है। तो इस लिस्ट पर नजर डालिए। रूस, कनाडा, चीन, और इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है भारत। एरिया के हिसाब से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की, जो इसके आकार जितनी ही विशाल हैं। हमारी जमीनी सीमा करीब 15,200 किलोमीटर की है और समुद्री तटरेखा अगर द्वीपों को भी मिला लें तो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा हैं। अब एक मजेदार चीज देखते हैं। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ना नक्शे पर, इनका हमारी असल जिंदगी, हमारे समय और मौसम पर क्या असर पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ज्योग्राफी का टर्म समझ लेते हैं, अंतरीप या केप। ये जमीन का वो नुकीला हिस्सा होता है जो समुद्र में आगे तक निकला होता है, जैसे हमारे देश का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। आपको पता है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अरुणाचल में सूरज गुजरात के मुकाबले करीब करीब 2 घंटे पहले उग जाता है। अब सोचिए, अगर हर जगह का समय अलग अलग होता तो कितनी कंफ्यूजन होती। इसी से बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय मान लिया गया है, जो इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। पूरे देश की घड़ियां इसी के हिसाब से चलती हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST है, वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे है। जैसे देशांतर से समय में फर्क आता है, वैसे ही अक्षांश से भी बहुत कुछ बदलता है। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसे केरल, वो भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है, तो वहां साल भर गर्मी रहती है और वहां दिन और रात की लंबाई में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ, मान लीजिए लेह की तरफ जाते हैं, ये फर्क कई घंटों का हो जाता है। चलिए अब जरा बड़े पिक्चर पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि दुनिया के साथ भारत का कनेक्शन कैसा है और इसमें इसकी लोकेशन का क्या रोल है। ये देखिए, हिंद महासागर के ठीक सिर पर भारत की लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है। एक तरफ ये हमें पश्चिमी एशिया और अफ्रीका से जोड़ता है, तो दूसरी तरफ पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। और इसी खास लोकेशन की वजह से सदियों से भारत व्यापार और संस्कृति के लेन देन का एक बड़ा केंद्र रहा है। चाहे वो समुद्री रास्ते हों या फिर हिमालय के दर्रों से गुजरने वाले पुराने जमीनी रास्ते, विचारों से लेकर मसालों तक सब कुछ यहीं से होकर गुजरा है। तो अब दुनिया की सैर करके वापस अपने पड़ोस में आते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर। जैसा कि इस नक्शे में साफ दिख रहा है, भारत की जमीनी सीमा 7 देशों से मिलती है।
ये देश हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। तो ज़मीनी पड़ोसियों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। और अगर समुद्री पड़ोसियों की बात करें तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका को भारत से पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ये कुछ ज़रूरी डिटेल्स हैं जिन्हें याद रखना अच्छा है। तो इन सब बातों से एक चीज़ तो साफ है, किसी भी देश का भूगोल उसकी तकदीर तय करने में एक बड़ा रोल निभाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपनी इस खास भौगोलिक स्थिति के साथ 21वीं सदी में दुनिया में भारत की भूमिका क्या होगी? नमस्कार। कभी सोचा है कि अपने देश भारत में एक तरफ तो बर्फीले पहाड़ हैं और दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, ये सब एक साथ कैसे मौजूद हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी बारे में है। हम भारत के इन अलग अलग भौतिक स्वरूपों और उन्हें बनाने वाली जबरदस्त भूवैज्ञानिक ताकतों की कहानी को समझेंगे। जरा सोचिए, एक ही देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, फिर एकदम सपाट और विशाल मैदान, और साथ में बहुत पुराने पठार भी, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है ना? ये एक दिलचस्प सवाल। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत की ज़मीनी विविधता से, फिर उस वैज्ञानिक सिद्धांत को समझेंगे जिसने ये सब बनाया है, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके बाद हम एक एक करके हिमालय के बनने की कहानी, उत्तर के विशाल मैदानों, प्राचीन पठारों और आखिर में रेगिस्तान और हमारे द्वीपों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत एक विविध भूमि। देखते हैं कि हमारे देश को मुख्य तौर पर किन किन भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, भारत का लगभग 43% हिस्सा मैदानी है, जो कि हमारी खेती और ज्यादातर आबादी के लिए सबसे जरूरी है। वहीं 28% पठार हैं, 18% पहाड़ियां और 11% ऊंचे ऊंचे पर्वत। ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारत में कितनी ज्यादा विविधता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी विविधता आई कहां से? इसका जवाब हमें मिलता है भूविज्ञान के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत से। तो चलिए अपने अगले सेक्शन में धरती की इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है ना, वो एक पूरा टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये प्लेट्स हमेशा बहुत ही धीमी रफ्तार से खिसकती रहती हैं। दुनिया में ऐसी 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। और हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार, वो करोड़ों साल पहले गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। जी हां, इसी में आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी जुड़े हुए थे। इस नक्शे को देखिए, ये जो तीर हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये प्लेटें किस दिशा में खिसक रही हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है, और बस यही वो टक्कर है जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, इन प्लेटों की जो गति है वो 3 तरह की होती है। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे अभिसारी कहते हैं, इसी से पहाड़ बनते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो अपसारी कहलाती हैं, और जब ये एक दूसरे के अगल बगल से फिसलती हैं तो उसे रूपांतरी कहते हैं, जिससे भूकंप आते हैं। भारत के मामले में ये पहली वाली यानी अभिसारी गति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी अभिसारी गति ने जन्म दिया दुनिया की सबसे ऊंची और शानदार पर्वत श्रृंखला को। तो चलिए हमारे अगले पड़ाव में हिमालय की जन्म की कहानी जानते हैं। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाएगी। देखिए, करीब 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड टूटना शुरू हुआ। भारतीय प्लेट वहां से अलग हुई और उत्तर की तरफ बढ़ने लगी। फिर करीब 7 करोड़ साल पहले ये यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस जबरदस्त टक्कर से हुआ ये कि दोनों प्लेटों के बीच जो टेथिस नाम का सागर था, उसकी तली में जमी मिट्टी और चट्टानें जैसे किसी कागज को दोनों तरफ से दबाने पर वो मुड़ जाता है, वैसे ही मुड़कर ऊपर उठने लगी और बन गया दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय। ये चित्र इसे और भी आसान बना देता है। देखिए कैसे भारतीय प्लेट के दबाव से टेथिस सागर की नरम चट्टानें मुड़कर और ऊपर उठकर इतने विशाल पहाड़ों में बदल गईं। और ये प्रक्रिया आज भी रुकी नहीं है। हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। देखिए, हिमालय कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है, बल्कि ये 3 समानांतर यानी पैरेलल श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तर में है महान हिमालय,
जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उसके थोड़ा दक्षिण में है लघु हिमालय या हिमाचल, जहां हमारे खूबसूरत हिल स्टेशन बसे हैं। और सबसे दक्षिण में है शिवालिक, जहां दून जैसी सुंदर घाटियां मिलती हैं, जैसे कि देहरादून। और जब बात ऊंचाई की आती है तो हिमालय का कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं है। इसके अलावा K2 और कंचनजंगा जैसी चोटियां भी भारत में हैं, जिनकी ऊंचाई 8,500 मीटर से भी ज्यादा है। ये नंबर सच में हैरान कर देते हैं। हिमालय का बंटवारा सिर्फ उत्तर से दक्षिण ही नहीं, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर भी किया गया है, और वो भी नदियों के आधार पर। सोचिए, नदियां एक तरह से बाउंड्री का काम कर रही हैं। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय कहते हैं, वैसे ही सतलुज और काली नदी के बीच के हिस्से को कुमाऊं हिमालय। इस तरह का बंटवारा हमें इस विशाल पर्वत श्रृंखला को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। चलिए, अब हिमालय से नीचे उतरते हैं और भारत के सबसे उपजाऊ हिस्से की तरफ चलते हैं। हमारा अगला खंड है उत्तर का विशाल मैदान। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा मैदान बना कैसे? इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदी प्रणालियों को, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। करोड़ों सालों से ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ मिट्टी और गाद बहाकर लाती रहीं और यहां जमा करती गईं। इसी से ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला उपजाऊ मैदान तैयार हुआ। इस मैदान की मिट्टी भी 2 तरह की होती है। एक है भांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और नदी से थोड़ा दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है, और दूसरी है खादर। ये नई जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ बहकर आती है। ये खेती के लिए सोने की तरह कीमती होती है, यानी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ। चलिए, अब भारत के सबसे पुराने जमीनी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये खंड है प्राचीन पठार और उसके चारों ओर फैले तटीय क्षेत्रों के बारे में। ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं, ये है प्रायद्वीप या पठार। ये उसी गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और भारत का सबसे स्थिर यानी स्टेबल भूभाग है। इसे हम मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस पठार के दोनों किनारों पर पहाड़ों की श्रृंखला है, जिन्हें घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट एक लगातार और ऊंची श्रृंखला है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा फटा और कम ऊंचा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। ये घाट भारत के मानसून और नदियों के बहाव पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अब हम भारत के 2 बिल्कुल अलग तरह के भूभागों पर नजर डालेंगे। एक जो बिल्कुल सूखा और रेतीला है, तो दूसरा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। हमारा आखिरी खंड है मरुस्थल और द्वीप समूहों के बारे में। भारतीय महामरुस्थल, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ की जलवायु एकदम सूखी है, जमीन रेतीली है और बरखान नाम के आधे चांद जैसे रेत के टीले इसकी खास पहचान है। लूनी इस इलाके की एकमात्र बड़ी नदी है। और सबसे आखिर में बात करते हैं भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूहों की। अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, वो प्रवाल यानी कोरल से बना है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असल में समुद्र के नीचे डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं। दोनों की बनावट और खूबसूरती एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो हमने देखा कि कैसे भारत का हर एक भौतिक क्षेत्र दूसरे की जरूरत पूरी करता है। पहाड़ हमें पानी देते हैं, मैदान अनाज उगाते हैं, पठारों में खनिज भरे हैं और तटीय इलाके व्यापार के लिए जरूरी हैं। ये सब मिलकर ही भारत को इतना विविध और संपन्न देश बनाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं आज भी चल रही हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। भारत का भूभाग आज भी बदल रहा है। सोचिए, लाखों साल बाद ये कैसा। नमस्कार। तो चलिए आज अपनी नोटबुक खोलते हैं और भारत की नदियों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। हम मिलकर ये जानेंगे कि ये नदियां आखिर बहती कैसे हैं, जिसे ज्योग्राफी की भाषा में अपवाह स्वरूप कहते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सफर। सबसे पहले समझेंगे कि अपवाह का मतलब क्या है, फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का फर्क जानेंगे, कुछ झीलों को देखेंगे और समझेंगे कि हमारी सभ्यता के लिए ये क्यों इतनी जरूरी है। और हाँ, आखिर में इनके सामने जो खतरे हैं और उन्हें बचाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो पहला कदम उठाते हैं।
देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए ना उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पूछते हैं, ये अपवाह स्वरूप आखिर है क्या भला? बिल्कुल सीधी सादी बात है। अपवाह का मतलब है पानी का बहना, अ फ्लो ऑफ वाटर। अब सोचिए, जैसे एक पेड़ की बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें मिलकर एक मोटी जड़ बनाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जब कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी बनाती हैं, तो वो पूरा इलाका जहां से वो पानी इकट्ठा हो रहा है उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। ये एक तरह से उस नदी का अपना घर है। अच्छा, भारत की नदियों के ना दो मुख्य परिवार हैं, एक हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीपीय। हिमालय की नदियां हैं बारहमासी, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इनको पानी मिलता है ग्लेशियर के पिघलने से भी और बारिश से भी। वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए ये मौसमी हो जाती है। और ये जो छोटा सा अंतर है ना, ये हमारी खेती और रहन सहन पर बहुत गहरा असर डालता है। चलिए अब चलते हैं उत्तर की ओर, दुनिया की छत यानी हिमालय की तरफ, और मिलते हैं उन जबरदस्त नदियों से जिनका जन्म वहां से होता है। पता है, ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो बहुत शक्तिशाली मूर्तिकार हैं। अपनी युवावस्था में जब ये पहाड़ों से निकलती हैं तो गहरी घाटियां, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं, वो बनाती हैं। फिर जैसे ये मैदानों में पहुंचती हैं, इनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और ये सांप की तरह मुड़ने लगती हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। और आखिर में समंदर से मिलने से ठीक पहले ये अपने साथ लाई हुई सारी उपजाऊ मिट्टी जमा करके डेल्टा बनाती हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। ये बहुत ही विशाल है, दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिन में से एक। सोचिए जरा, इसकी शुरुआत होती है तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से, और फिर ये अपनी 5 जानी मानी सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के साथ मिलकर एक पूरे ऐतिहासिक क्षेत्र को जीवन देती है। फिर आती है गंगा, जो भारत के लिए एक नदी से कई बढ़कर है। ये एक जीवन रेखा है, एक माँ है। इसका सफर शुरू होता है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में, और देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तब बनती है शक्तिशाली गंगा। और इसका अंतिम काम ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ डेल्टा सुंदरबन बनाना। कमाल है। और हिमालय की इस तिकड़ी को पूरा करती है ब्रह्मपुत्र, एक ऐसी नदी जिसके कई चेहरे हैं, कई नाम हैं। तिब्बत में जहां से ये निकलती है इसे सांगपो कहते हैं, यानी शोधक। जब ये भारत में दाखिल होती है तो ये एक शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र बन जाती है, जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत में अपना रास्ता बनाती है। इस नक्शे में हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये 3 महान नदी प्रणालियां पूरे उत्तर भारत के मैदानों को एक साथ बुनती हैं। इनकी पहुंच जबरदस्त है, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी और इस जमीन को आकार देती है। अच्छा, अब अपनी दिशा बदलते हैं और चलते हैं दक्षिण की ओर, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। यहाँ की नदियाँ एक बिल्कुल अलग कहानी कहती हैं। ये हिमालय की नदियों के मुकाबले ज्यादा पुरानी हैं, शांत हैं और ज्यादातर बारिश पर ही निर्भर हैं। ये है प्रायद्वीप के मुख्य खिलाड़ी। सबसे मजेदार बात है इनके बहने की दिशा। नर्मदा और तापी जैसी कुछ ही नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा का भी दर्जा मिला है, और कृष्णा जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा पठार के ढलान की वजह से होता है, और इसी से ये भी तय होता है कि तटों पर डेल्टा कहाँ बनेगा। ये बहने का पैटर्न यहाँ नक्शे पर एकदम साफ दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे नर्मदा और तापी एक दरार घाटी से होते हुए पश्चिम की ओर अपना रास्ता बना रही हैं, जबकि बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ी हैं। नदियों की बहती धाराओं से थोड़ा हटकर अब भारत के शांत जलाशयों यानी झीलों पर ध्यान देते हैं। ये भी उतनी ही जरूरी है और इनके बनने की भी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। देखिए, झीलें कई तरीकों से बनती हैं। कभी कभी कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है और एक यू शेप का हिस्सा पीछे छूट जाता है, उसे कहते हैं गोखुर झील। तटीय इलाकों में समंदर का पानी जमीन के एक हिस्से में फंस जाता है, जिससे लगून बनता है। पहाड़ों में ग्लेशियर जमीन को खोदकर घाटियां बना देते हैं, जो बाद में पानी से भर जाती हैं। और हाँ, कभी कभी हम इंसान भी अपनी जरूरतों के लिए बांध बनाकर खुद झीलें बना लेते हैं। हमने भूगोल तो समझ लिया, पर कहानियां खत्म नहीं होती। इन नदियों का असली महत्व जुड़ा है हमारे इतिहास और हमारी सभ्यता से। ये बात बिल्कुल 100% सही है।
नदियां हमेशा से सभ्यता की जननी रही हैं। जरा सोचिए, पीने का पानी, खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, आने जाने के लिए आसान रास्ता। दुनिया की हर महान सभ्यता, चाहे वो सिंधु घाटी हो या मिस्र की सभ्यता, किसी न किसी नदी के किनारे ही तो पली बढ़ी है। लेकिन यही जरूरी जीवन रेखा आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है, और वो खतरा है प्रदूषण। ये एक बहुत दुखद सच्चाई है। जो साफ सुथरी नदियां हमें सदियों से जीवन देती आई हैं, आज वो हमारे शहरों, कारखानों और खेतों के कचरे से गंदी हो रही हैं, दम तोड़ रही हैं। हमारी अपनी जीवन रेखाएं खतरे में हैं। अच्छी बात यह है कि हम इस समस्या को लेकर जागरूक हैं। 1985 में गंगा एक्शन प्लान जैसे प्रयासों से शुरुआत हुई थी, और तब से हमारी नदियों को फिर से जिंदा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है। तो आखिर में हम इसी सोच के साथ इस सफ़र को समाप्त करते हैं। ये नदियाँ सिर्फ ज़मीन पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये हमारी विरासत है, हमारा भविष्य है। नदियों ने हमें जीवन दिया, अब उन्हें जीवन देना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए आज भारत की जलवायु को समझते हैं। ये टॉपिक ना जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना ही फैसिनेटिंग भी है। और हाँ, ये पूरा डिस्कशन कक्षा 9 की ज्योग्राफी की किताब पर बेस्ड है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले जलवायु और मौसम का परिचय, फिर देखेंगे कि इसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, भारतीय मॉनसून का मैकेनिज्म समझेंगे, ऋतुओं का चक्र, वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन, और आखिर में मॉनसून का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मौसम और जलवायु, इन दोनों के बीच का जो फंडामेंटल फर्क है उसे समझते हैं। अच्छा, तो मौसम और जलवायु में क्या फर्क है? देखिए, मौसम वो है जो अभी हो रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक जगह पर आसमान कैसा है। ये तो दिन में कई बार बदल सकता है, सुबह धूप, शाम को बारिश, ये शॉर्ट टर्म है। वहीं दूसरी तरफ जलवायु, ये एक बहुत लंबे समय का, करीब 30 साल से भी ज्यादा का एवरेज वेदर पैटर्न है। ये लगभग परमानेंट होता है। तो मौसम आज का हाल है और जलवायु उस जगह का मिजाज है। और जब हम भारत की जलवायु की बात करते हैं तो मॉनसून शब्द के बिना तो बात ही अधूरी है। पता है ये शब्द कहां से आया? ये अरबी शब्द मौसम से निकला है, जिसका सिंपल सा मतलब है ऋतु या सीजन। तो मॉनसून है क्या? बेसिकली ये साल के दौरान हवा की दिशा में मौसम के हिसाब से होने वाला बदलाव है, मतलब हवाओं का सीजनल रिवर्स। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह की जलवायु को कंट्रोल क्या करता है। चलिए अब उन मास्टर कंट्रोल्स को देखते हैं जो भारत की इतनी डाइवर्स क्लाइमेट को शेप देते हैं। इन सभी फैक्टर्स को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, बस एक शब्द याद रखना है, लैंडफॉर्म्स। ये एक एक्रोनिम है और ये बहुत अच्छी तरह से सारे की एलिमेंट्स को समझा देता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। L से लैटिट्यूड यानी अक्षांश, A से एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, N नियरनेस फ्रॉम सी मतलब समुद्र से दूरी, D डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, F से फॉरेस्ट यानी वन, O से ओशन करंट्स सागरीय जलधारा, R से रेनफॉल वर्षा, M से माउंटेन यानी पहाड़, और S से सॉइल यानी मिट्टी। देखिए, हर एक अक्षर एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो मिलकर किसी भी जगह की क्लाइमेट तय करती। अगर हम खास तौर पर भारत की बात करें तो यहाँ के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहला है अक्षांश। कर्क रेखा जो देश के लगभग बीच से गुजरती है, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय 2 क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है। दूसरा है ऊंचाई। उत्तर में हमारा हिमालय है जो एक दीवार की तरह खड़ा होकर मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसी में जेट धाराएं और कोरियोलिस बल जैसी चीजें शामिल हैं। ये जेट धाराएं क्या हैं? इन्हें ऐसे समझिए कि ये हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर, लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहुत तेजी से बहने वाली हवा की नदियां हैं। ये पश्चिमी हवाएं होती हैं और भारत के मौसम पर, खासकर सर्दियों में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर। अब हम समझेंगे कि दुनिया भर में मशहूर भारतीय मॉनसून का पूरा मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है। और मॉनसून को समझने के लिए हमें 2 ग्लोबल फिनोमेना को समझना होगा, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब है छोटा बच्चा। इसमें पेरू के तट के पास समंदर का पानी गर्म हो जाता है।
इसका सीधा असर भारत पर यह पड़ता है कि हमारा मॉनसून कमजोर हो जाता है, जिससे सूखे का खतरा बढ़ जाता है। और ला नीना ठीक इसका उल्टा है। इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी ठंडा रहता है, जो हमारे मॉनसून के लिए अच्छा है। इससे भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है। अब जरा इस मैप को देखिए, ये मॉनसून के आने की पूरी कहानी बताता है। देखिए, लगभग 1 जून को ये केरल के तट पर दस्तक देता है और फिर वहां से आगे बढ़ते बढ़ते करीब 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। क्या कमाल की यात्रा है। और जैसे मॉनसून आता है, वैसे ही उसकी वापसी भी होती है, बिल्कुल धीरे धीरे। इसकी वापसी शुरू होती है उत्तर पश्चिम से, राजस्थान से, करीब 1 सितंबर को, और फिर ये धीरे धीरे पीछे हटता जाता है और 15 नवंबर तक देश से पूरी तरह विदा ले लेता है। तो इस मॉनसून के आने और जाने से ही भारत का जो ऋतु चक्र है वो तय होता है। भारत में मुख्य रूप से 4 मौसमों का एक साइकिल देखने को मिलता है और हर मौसम का अपना एक अलग ही मजा है, अपना एक अलग कैरेक्टर है। ये है भारत की 4 प्रमुख ऋतुएं। शीत ऋतु यानी सर्दियां, जो मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक रहती हैं। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु, गर्मियां, मध्य मार्च से मध्य जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु यानी मॉनसून का मौसम, मध्य जून से मध्य सितंबर तक। और आखिर में आता है लौटता हुआ मॉनसून, जो मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक का समय है। यही वो साइकिल है जो हमारी खेती, हमारे त्योहार, हमारी पूरी लाइफस्टाइल को चलाता है। हर मौसम की अपनी खासियत है। जैसे सर्दियों में आसमान साफ रहता है, तापमान कम होता है और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी बहुत बारिश होती है। गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा, मौसम एकदम सूखा और उत्तर भारत में लू चलती है। फिर वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़बरदस्त बारिश होती है। कभी कभी मानसून का फटना जिसे कहते हैं, उससे अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। और लौटते मानसून में आसमान फिर साफ होने लगता है, तापमान गिरना शुरू हो जाता है और इस दौरान तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। गर्मियों में ना मॉनसून के आने से ठीक पहले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकल हवाएं चलती हैं। जैसे बंगाल और असम में शाम के वक्त जो तूफानी हवाएं चलती हैं, उन्हें काल बैसाखी कहते हैं। और कर्नाटक में मॉनसून से पहले जो बारिश होती है, उसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स कहते हैं, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में हेल्प करती है। एक बात तो साफ है, मॉनसून पूरे भारत में एक जैसा नहीं बरसता। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है। तो चलिए देखते हैं कि ये बारिश कहाँ कितनी होती है। ये मैप देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन में कितना ज्यादा अंतर है। पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहीं राजस्थान में बहुत ही कम। ये सब पहाड़ों की लोकेशन और हवा की दिशा पर डिपेंड करता है। और इस असमानता का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है मेघालय का मासिनराम। यहाँ साल में औसतन 1180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सोचकर देखिए। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, राजस्थान का जैसलमेर। यहां साल भर में 12 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कहा 1180 और कहा 12 से भी कम। कितना बड़ा अंतर है। तो हमने जलवायु को समझ लिया, मॉनसून को समझ लिया। अब आखिर में इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मॉनसून असल में हमारी यानी भारत के लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। मानसून का असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा है। एक तरफ तो ये जीवनदायी है, हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है, पीने का पानी इसी से मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ ये विनाशकारी भी हो सकता है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो कभी बाढ़ ले आता है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। और इन सब के अलावा मानसून एक यूनिफाइंग फोर्स भी है। ये पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। हमारे त्योहार, हमारा एग्रीकल्चरल कैलेंडर, हमारी लाइफस्टाइल, सब कुछ कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि ये जो भारतीय मॉनसून है, ये एक वरदान है या एक अभिशाप। ये जिंदगी देता भी है और कभी कभी ले भी लेता है। इसकी ये जो दोहरी प्रकृति है, इसके बारे में सोचने पर मजबूर। नमस्कार, चलिए आज हम निकलते हैं भारत की अद्भुत प्राकृतिक दुनिया की एक सैर पर। एक ऐसी जगह जहां हजारों तरह के पेड़ पौधे और जानवर एक साथ रहते हैं। तो शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। चलिए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, 47,000। जी हां, भारत में करीब 47,000 अलग अलग किस्मों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि ये भारत को दुनिया के सबसे विविध वनस्पति वाले देशों में से एक बनाती है। और जब बात जानवरों की आती है, तो वो भी कुछ कम नहीं है। यहाँ करीब 89,000 प्रजातियों के जीव जंतु बसते हैं। इसमें शानदार बाघ से लेकर छोटे छोटे रंगीन पक्षी तक सब शामिल हैं।
अच्छा, जब हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये वो पेड़ पौधे और जंगल हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप कुदरती तौर पर उगे हैं और जिन्हें लंबे समय तक किसी ने छेड़ा भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में इतनी जबरदस्त विविधता है क्यों? इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प कारण है। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। भारत की इस बेमिसाल प्राकृतिक दौलत के पीछे असल में 3 बड़ी वजहें हैं। पहली है जमीन की बनावट, यानी कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं सपाट मैदान। दूसरी है मिट्टी, जो हर जगह अलग अलग तरह की है। और तीसरी और शायद सबसे अहम, यहाँ की जलवायु, यानी तापमान, धूप और बारिश। सिर्फ तापमान के फर्क को ही देखिए ना। भारत में एक तरफ गर्म और नमी वाले ट्रॉपिकल इलाके हैं तो दूसरी ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां। और यही एक वजह है कि यहाँ इतने अलग अलग तरह के जंगल और पेड़ पौधे आराम से पनपते हैं। तो चलिए अब तैयार हो जाइए भारत के 5 सबसे प्रमुख और अनोखे जंगलों के एक शानदार टूर के लिए। ये नक्शा हमारा गाइड होगा। ये हमें दिखाएगा कि ये अलग अलग तरह के जंगल भारत के किन किन कोनों में फैले हुए हैं। साफ देख सकते हैं कि हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग जंगल है। तो हमारा पहला स्टॉप है ट्रॉपिकल सदाबहार वन। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ घने हरे भरे पेड़ों का राज है। इन्हें हम भारत का रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ इतनी जबरदस्त बारिश होती है कि पेड़ों को अपनी पत्तियां गिराने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए तो ये जंगल साल के 12 महीने हरे भरे नजर आते हैं। एबोनी और महोगनी जैसी कीमती लकड़ी वाले पेड़ यहीं मिलते हैं। अब हम चलते हैं उन जंगलों की तरफ जो भारत में सबसे बड़े इलाके में फैले हुए हैं, यानी ट्रॉपिकल पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी समझिए मॉनसून के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब सूखी गर्मी का मौसम आता है तो पानी बचाने के लिए ये पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं और जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती है ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। सागवान और साल जैसे मशहूर पेड़ यहीं पाए जाते हैं। हमारा सफर अब हमें भारत के सूखे और रेतीले इलाकों की तरफ ले जा रहा है, जहां हमें कंटीले वन और झाड़ियां मिलेंगी। इन इलाकों में बारिश ना के बराबर होती है, इसलिए यहाँ के पौधों ने जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके सीख लिए हैं। पानी की तलाश में इनकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी चली जाती हैं और पत्तियां या तो छोटी हो जाती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। बबूल और कैक्टस इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। चलिए अब जरा चढ़ाई करते हैं पहाड़ों की तरफ और देखते हैं वहां पाए जाने वाले खास पर्वतीय जंगलों को। पहाड़ों की खासियत यह है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं पेड़ पौधों का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता है। नीचे की तरफ ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर चीड़ और देवदार जैसे नुकीली पत्ती वाले पेड़ दिखने लगते हैं। और जब हम सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ घास और छोटी छोटी झाड़ियां ही बचती हैं। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव मैंग्रोव वन। ये जमीन और समंदर के संगम पर बसी एक बिल्कुल ही जादुई दुनिया है। सोचिए, ऐसे जंगल जो खारे पानी में पनपते हैं। इनकी उलझी हुई जड़ें पानी के ऊपर तक आ जाती हैं, जो न सिर्फ जमीन को कटाव से बचाती हैं बल्कि मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर समेत अनगिनत जीवों का घर भी बनती हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन इलाका इसी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो हमने इन जंगलों के अलग अलग घरों को तो देख लिया। अब बारी है इन घरों में रहने वाले शानदार जीव जंतुओं से मिलने की। भारत के इस कीमती वन्य जीवन को बचाने के लिए पूरे देश में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एक जाल बिछाया गया है। ये संरक्षित इलाके इन जानवरों के लिए एक महफूज पनाहगाह का काम करते हैं। ये सभी पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और सब मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बनाते हैं। ये एक बेहद नाजुक ताने बाने की तरह है, जहां हर एक धागे की, हर एक जीव की अपनी एक खास अहमियत होती है। लेकिन कुदरत का यह खूबसूरत संतुलन आज खतरे में है और इसकी हिफाजत करना किसी एक की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारी इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए सरकार ने कई बड़े और जरूरी कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो जैसे खास अभियान चलाने से लेकर नए नए नेशनल पार्क बनाने तक हर लेवल पर कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि हमारी ये कुदरती दुनिया महफूज रहे। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब कोई एक भी पौधा या जानवर इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है
तो इसका असर हमारी अपनी जिंदगी और हमारे आने वाले कल पर क्या पड़ता है, इस पर सोचना वाकई चलिए, बहुत आज मिलकर समझते हैं भूगोल के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर जनसंख्या को। मैंने सोचा कि क्यों न इसके सारे मुख्य पॉइंट्स को एक साथ नोट्स की तरह तैयार किया जाए। देखिए, इन नोट्स को मैंने 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम शुरू करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर भारत की आबादी के साइज और डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि ये आबादी बदलती क्यों है, इसकी क्या खासियतें हैं, और आखिर में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर किसी भी देश के लिए उसकी आबादी, उसके लोग इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? Why does it matter so much? इसका जवाब ना बड़ा सिंपल है। सोच कर देखिए, किसी भी देश की असली दौलत क्या है? जमीन, खनिज? नहीं, असली दौलत हैं वहां के लोग। क्योंकि देखिए, यही लोग प्रोड्यूसर भी हैं, जो चीजें बनाते हैं, और कंज्यूमर भी हैं, जो उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा साइड भी है। अगर यही आबादी बिना किसी कंट्रोल के बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो वो संसाधनों पर एक तरह का बोझ बन जाती है, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ये किसी भी देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन सकता है। ओके, तो थियोरी हो गई। अब आते हैं असल नंबर्स पर, आंकड़ों पर। भारत की आबादी आखिर है कितनी बड़ी, और ये सारे लोग रहते कहाँ हैं? चलो देखते हैं। और ये आंकड़े सीरियसली माइंड बॉगलिंग हैं। मार्च 2001 की सेंसस के मुताबिक भारत की पॉपुलेशन थी 102.8 करोड़, मतलब 1 अरब से भी ज्यादा लोग। अब इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन इस छोटी सी जमीन पर हम दुनिया की लगभग 17% आबादी को सपोर्ट करते हैं। सोचिए कितना बड़ा मिसमैच है ये। और हाँ, ये जो 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, ये पूरे देश में इवनली फैले हुए नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये मैप देखो कितना क्लियर दिखाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये इलाके कितने डेंसली पॉपुलेटेड हैं, और दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां आबादी कितनी कम है। तो सवाल उठता है कि भाई ये सारा डेटा आता कहाँ से है, हमें कैसे पता? तो इसका जवाब है जनगणना, यानी सेंसस। ये हर 10 साल में होने वाला एक ऑफिशियल हेड काउंट है, जिसमें लोगों की गिनती के साथ साथ और भी कई जानकारी इकट्ठा की जाती है। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको नापने के लिए एक टर्म यूज होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां 904 लोग, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 13। और ये फर्क क्यों है? सीधी सी बात है, जमीन, मौसम और जॉब्स के मौके। ओके, तो हमने नंबर्स देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि आबादी चेंज क्यों होती है, मतलब घटती बढ़ती क्यों है? क्या है इसके पीछे के रीजंस? चलो अब अपने नोट्स के तीसरे सेक्शन में यही समझते हैं। बेसिकली पॉपुलेशन चेंज के पीछे 3 मेन ड्राइवर्स होते हैं। 3: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, यानी जन्म, मृत्यु और लोगों का मूवमेंट। अगर हम भारत की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन रहा है हाई बर्थ रेट। मतलब एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये आंकड़ा हिस्टोरिकली काफी हाई रहा है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। बर्थ रेट तो हाई थी ही, लेकिन साथ ही क्या हुआ? बेटर हेल्थ केयर, दवाइयाँ, इन सब की वजह से डेथ रेट तेजी से नीचे आ गई। अब सोचो, जन्म ज्यादा हो रहे हैं और मौतें कम, तो रिजल्ट क्या होगा? सीधा सीधा पॉपुलेशन बूम, आबादी में जबरदस्त उछाल। और इस बूम का असर आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं। जस्ट लुक एट द नंबर्स। 1951 से 2001 तक सिर्फ 50 सालों में भारत की आबादी करीब करीब 3 गुना हो गई, 3 टाइम्स। और तीसरा ड्राइवर है माइग्रेशन, यानी प्रवास। अब देखो, इससे देश की टोटल पॉपुलेशन तो सेम रहती है ना, लेकिन ये आबादी को शफल कर देता है। लोग गांव छोड़कर जॉब्स के लिए शहरों में आते हैं, तो इससे शहरों की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाती है। ओके, तो अब तक हमने कितने और कहाँ की बात की। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये आबादी है कैसी, मतलब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है,
लोगों की एज, उनकी लिटरेसी, वो काम क्या करते हैं। चलो प्रोफाइल देखते हैं। और भारत की पॉपुलेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या है? इसकी एज स्ट्रक्चर। यहाँ बच्चों और वर्किंग एज ग्रुप मतलब 15 से 59 साल के लोगों का प्रोपोर्शन बहुत बड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास काम करने के लिए एक ह्यूज वर्कफोर्स है, अ मैसिव ह्यूमन रिसोर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रैंकली एक चिंता वाला मेट्रिक है, सेक्स रेशियो। मतलब हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। ये हमारे देश में एक लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल कंसर्न रहा है। हाँ, 2001 में एक बहुत हल्का सा इंप्रूवमेंट जरूर दिखा था, बट द चैलेंज इज स्टिल देयर। अब बात करते हैं लिटरेसी की। गुड न्यूज़ ये है कि लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज लगातार इम्प्रूव हुआ है। बट ये चार्ट एक दूसरी जरूरी कहानी बताता है। पुरुषों और महिलाओं की लिटरेसी रेट में जो गैप है वो आज भी बहुत बड़ा है। ओके, सो व्हाट डू पीपल डू फॉर अ लिविंग? लोगों की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ये आंकड़े दिखाते हैं कि हमारी इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर हैवी है। देखो, 64% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर मतलब खेतीबाड़ी, माइनिंग, इन सब में लगी हुई है। तो इतनी बड़ी आबादी, डेमोग्राफिक चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, इन सब को देखते हुए अ प्लान इज नीडेड, राइट? सरकार की प्लानिंग क्या है? और यहीं पर हम आते हैं अपने नोट्स के फाइनल सेक्शन पर, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो साल 2000 में सरकार एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई। इसका अप्रोच बहुत ब्रॉड था। देखो, 14 साल तक फ्री एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना, लड़कियों की शादी देर से हो ये प्रमोट करना, ये सब इसके गोल्स थे। और लॉन्ग टर्म एम्बिशियस गोल था 2045 तक पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना। और ये हमें आज के डिस्कशन के सबसे बड़े सवाल पे लाकर छोड़ता है। 2045 तक पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना ये एक बहुत बहुत एम्बिशियस टारगेट है। भारत की जो इतनी यंग पॉपुलेशन है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, उसे देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ी चुनौती आखिर क्या होगी? सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम अपने पड़ोसियों की बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स की नहीं, ज्योग्राफी की। चलिए भारत के पड़ोसी देशों की एक जबरदस्त ज्योग्राफिकल जर्नी पर चलते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने पड़ोसियों के बारे में कितना जानते हैं, मतलब उनकी जमीन, उनके पहाड़, उनकी नदियां, ये सब हमसे कैसे जुड़ी हैं। चलिए आज इसी फैसिनेटिंग कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं दुनिया के छत से, हिमालय की गोद में बसे देश नेपाल से। ये है नेपाल, भारत और चीन के बीच सैंडविच बना हुआ एक लैंडलॉक्ड देश। लैंडलॉक्ड मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ, कोई सीधा रास्ता नहीं है समंदर तक। और यही चीज इसे स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। अच्छा, नेपाल की ज्योग्राफी को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे नीचे दक्षिण में जो भारत से सटा है वो है उपजाऊ तराई का मैदान। फिर बीच में आता है पहाड़ी इलाका जहां खूबसूरत काठमांडू वैली है। और सबसे ऊपर उत्तर में वो तो है दुनिया की छत यानी माइटी हिमालयन रीजन। और हाँ, इसी हिमालयन रीजन में है दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर की ऊंचाई। जरा सोचिए, ये नेपाल की असली पहचान है। अब इतने ऊंचे पहाड़ों से नदियां तो निकलेंगी ही ना, है ना? नेपाल में 3 मेन रिवर सिस्टम्स हैं, पूर्व में कोसी, बीच में गंडक और पश्चिम में कर्नाली। और ये सारी नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण की तरफ बहती हैं, नेपाल से होते हुए भारत में आती हैं। मतलब ये दोनों देशों के लिए लाइफलाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पहाड़ों के बीच लोग रहते कैसे हैं? तो जवाब है कृषि। नेपाल की इकोनॉमी का आधार ही एग्रीकल्चर और पशुपालन है। खासकर जो तराई के मैदान है ना, वहाँ चावल, मक्का, गन्ना ये सब खूब होता है। ठीक है, नेपाल से थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। हिमालय में ही एक और छिपा हुआ खजाना है, भूटान, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहते हैं। नेपाल की ही तरह भूटान भी एक पहाड़ी लैंडलॉक्ड देश है जो भारत और चीन के बीच में है। इसकी राजधानी है थिम्पू। पर भूटान की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसका लगभग 68% हिस्सा जंगलों से ढका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी लाइफ का तरीका है। ये दिखाता है कि वो नेचर से कितना जुड़े हुए हैं। और जाहिर है, जहां इतने पहाड़ होंगे वहां मौसम भी पल पल बदलेगा। भूटान में एल्टीट्यूड के साथ क्लाइमेट में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है।
नीचे मैदानों में आपको चिपचिपी गर्मी मिलेगी, तो वहीं उत्तर के ऊंचे पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड और बर्फ। चलिए अब पहाड़ों से उतरते हैं और चलते हैं नदियों के देश की ओर। हमारा अगला पड़ाव है बांग्लादेश। बांग्लादेश की पहचान ही उसकी नदियां और डेल्टाज हैं। असल में ये देश दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर बसा है, और इसका एक बड़ा किनारा बंगाल की खाड़ी से मिलता है, जो इसे एक बहुत ही यूनिक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी देता है। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, जिन नदियों को हम भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं ना, बांग्लादेश में उन्हीं को पद्मा और जमुना कहा जाता है, और इन्हीं दोनों की मिली हुई धारा इस मैसिव डेल्टा को बनाती है। बांग्लादेश की इकोनॉमी की जान उसकी खेती है। लगभग 80% लोग खेती से जुड़े हैं, और ये जूट का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि साल में 3-3 बार चावल की फसल होती है। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल सुंदरबन वो भी यहीं है। अब जरा मेनलैंड से हटकर समंदर की ओर चलते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर का मोती द्वीप देश श्रीलंका। श्रीलंका, जिसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहते हैं, भारत से पाक जलडमरूमध्य या पाल्क स्ट्रेट से अलग होता है। इसका शेप आंसू की बूंद जैसा है, और यहाँ आपको कोस्टलाइंस भी मिलेंगी और बीच में पहाड़ी इलाके भी। एक छोटा सा देश, पर ज्योग्राफी में काफी डाइवर्सिटी है। श्रीलंका की इकोनॉमी में चाय, रबर और नारियल जैसी फसलों का बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ के मसाले, खासकर दालचीनी, वो तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। खेती के अलावा ये द्वीप खनिजों से भी मालामाल है। यहाँ ग्रेफाइट, कीमती पत्थर और मोनाजाइट जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं, जो इसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। और अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भारत का पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान। एक ऐसा देश जहां आपको ज्योग्राफी के जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की जमीन में बहुत विविधता है। एक तरफ आपको उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और हिमालय के ऊंचे ऊंचे रगेड पहाड़ दिखेंगे, तो दूसरी तरफ पूरब में सिंधु नदी के फैले हुए उपजाऊ मैदान। और ये जो सिंधु नदी है ना, ये और इसकी सहायक नदियां, यही पाकिस्तान की लाइफलाइन है। देश की पूरी एग्रीकल्चर, खासकर गेहूं और कपास, इसी रिवर सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट ही पाकिस्तान की पहचान है। एक तरफ हैं ऊबड़ खाबड़, सूखे और ठंडे पहाड़, और दूसरी तरफ हैं हरे भरे, उपजाऊ और गर्म मैदान। ये दो अलग दुनियाएं एक ही देश में हैं। तो पहाड़ों से लेकर डेल्टा और द्वीपों तक हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश ज्योग्राफिकल रूप से कितने डाइवर्स हैं, फिर भी एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी विविधता के साथ इनका साझा भविष्य कैसा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, चलिए आज भूगोल के एक चैप्टर को बनाते हैं एक लोकल जासूस की हैंडबुक। हम मिलकर पता लगाएंगे कि अपने आसपास की दुनिया के राज कैसे खोले जाते हैं। तो ये है हमारा आज का मिशन प्लान। पहले समझेंगे कि ये क्षेत्रीय अध्ययन आखिर है क्या, फिर अपने जासूसी टूल किट पर नजर डालेंगे, और उसके बाद असली केस सॉल्व करेंगे, पानी, जमीन और प्रदूषण से जुड़े हुए। और हाँ, आखिर में एक असाइनमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा सबसे जरूरी जासूसी टूल यानी ये क्षेत्रीय अध्ययन आखिर है क्या चीज। तो देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन का सीधा सा मतलब है किसी जगह की पूरी कहानी को समझना, उसके हर एक पहलू को जोड़कर। ऐसा समझिए कि हम किसी शहर के जासूस हैं और हमें पता लगाना है कि वहां के पहाड़, मौसम, खेतीबाड़ी और लोग ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। असल में यही तो है क्षेत्रीय अध्ययन, भूगोल की मदद से इंसान और उसके माहौल के बीच के रिश्ते की गहराई तक जाना। तो हमारी जासूसी में ना दो तरह के सुराग होते हैं। पहले हैं प्राथमिक आंकड़े। ये वो सबूत हैं जो हम खुद मौके पर जाकर, अपनी आंखों से देखकर या लोगों से सीधे बात करके इकट्ठा करते हैं। और दूसरे हैं द्वितीयक आंकड़े। ये वो जानकारी है जो हमसे पहले ही किसी ने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, जैसे कि पंचायत या नगर पालिका के दफ्तरों में। तो अब ये तो पता चल गया कि हमें ढूंढना क्या है, तो चलिए अब जरा उन टूल्स पर भी नजर डाल लेते हैं जिनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। भाई, एक अच्छे जासूस के लिए उसका तरीका, उसकी कार्यविधि तो सब कुछ होती है। ये है वो 4 स्टेप वाला प्रोसेस जिसे हर लोकल जासूस किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए अपनाता है। देखिए, सबसे पहले उस इलाके को ध्यान से देखो, उसका अवलोकन करो, फिर अपने मकसद के हिसाब से सवालों की एक लिस्ट तैयार करो। इसके बाद सीधे मौके पर जाकर जानकारी इकट्ठा करो, और आखिर में जो भी जानकारी मिली है उसका विश्लेषण करो।
हमारे सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है सवाल पूछना। जी हाँ, बस सही लोगों से सही सवाल पूछना। ये जो प्रश्नावली होती है ना, ये हमारा सबसे खास टूल है। इसमें हम अपने मकसद के हिसाब से सवाल तैयार करते हैं और इसमें अक्सर टीचर की मदद भी ली जा सकती है ताकि लोगों से हमें वही जानकारी मिले जो हम ढूंढ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने इलाके के ट्रेंड्स को समझने के लिए कुछ ऐसे ही आसान से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि शहर की आबादी क्यों बढ़ रही है, या फिर एक सीधा सा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो, क्या मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और अपना पहला असली केस हाथ में लेते हैं, गायब होते पानी का रहस्य। ये एक ऐसी गुत्थी है जो आज कई इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो इस केस में हमारे मुख्य संदिग्ध कौन हैं? सबसे पहले बढ़ती हुई आबादी, जिससे पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। दूसरा, खेती और फैक्ट्रियों में पानी का बेहिसाब इस्तेमाल। और तीसरा, शहरों में पाइप वाले पानी जैसी जो आधुनिक सुविधाएं हैं, उनकी वजह से भी डिमांड बढ़ी है और इन सब का असर सीधा हमारे भूजल स्तर पर पड़ रहा है। और यहां हमें मिलता है इस समस्या का एक शानदार समाधान, वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाना और उसे वापस जमीन के अंदर भेजना, जैसा कि इस आसान से चित्र में दिखाया गया है। तो जासूस इस केस को ट्रैक पर कैसे रखते हैं? वो कुछ ऐसी ही एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पिछले 4-5 साल के पानी के लेवल का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। ये एक तरह से हमारे केस का स्कोर बोर्ड है, जो बताता है कि पानी बचाने की इस लड़ाई में हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे। हमारा अगला केस फाइल जुड़ा है एक पहेली से कि हमारे आसपास की जमीन समय के साथ कैसे बदल रही है। ये एक ऐसी पजल है जिसके अलग अलग टुकड़ों को हमें सही जगह पे लगाना है। इस पहेली को सुलझाने का जो सबसे पहला और जरूरी टुकड़ा है, वो है एक खास तरह का नक्शा, जिसे कैडेस्ट्रल मानचित्र कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये वो नक्शा है जो जमीन के हर टुकड़े का हिसाब रखता है। किसका खेत कहाँ है, उसकी सीमा कहाँ खत्म होती है। समझिए, ये हमारे केस का ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट के मिल जाने के बाद जासूस सीधे किसानों के पास जाते हैं और उनसे इंटरव्यू करके सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक इसी तरह की एक शीट का इस्तेमाल करके। इसमें हर छोटी बड़ी बात होती है, किसान का नाम, खेत का नंबर क्या है, मिट्टी कैसी है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी केस फाइल पर। यह एक ऐसी समस्या है जिससे आज बहुत से शहर और गांव जूझ रहे हैं, प्रदूषण। ये एक उलझा हुआ मामला है जिसके कई अलग अलग चेहरे हैं। देखिए, प्रदूषण का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं होता। ये हमारी मिट्टी को खराब कर सकता है, हमारी हवा को जहरीला बना सकता है, पानी को गंदा कर सकता है और यहां तक कि शोर मचाकर हमारी शांति भी छीन सकता है। तो हमें इसके हर रूप को समझना होगा, मृदा, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। तो अपनी एक क्षेत्रीय अध्ययन वाली टूलकिट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? हम प्रदूषण की जड़ तक पहुंच सकते हैं। जब हम सीधे स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो हमें इसके असली कारण और असर समझ में आते हैं। लोगों से बात करना ही इस केस को सुलझाने की सबसे बड़ी चाबी है। तो अब आपके पास सारे टूल्स हैं और आपने उन्हें एक्शन में भी देख लिया है। तो अब वक्त है आपके पहले असाइनमेंट का। अब जासूस बनने की बारी आपकी है। जरा इस डेटा को ध्यान से देखिए। ये टेबल साल 1801 से लेकर 2000 तक जमीन के इस्तेमाल में हुए बदलाव को दिखा रही है। अब गौर से देखकर बताइए, वो कौन सी कैटेगरी है, वन, फसल क्षेत्र या तृणभूमि, जो लगातार कम होती जा रही है। और ये रहे कुछ सैंपल सवाल। आप इन्हें एक मॉडल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खुद की जासूसी शुरू करने के लिए। ये सवाल आपको अपने इलाके के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मदद करेंगे। और ये कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जो आपके नए जासूसी स्किल्स को असली दुनिया में आजमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अपने पास के किसी गांव का सर्वे कीजिए या फिर अपने स्कूल के आसपास प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाइए। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। हर मोहल्ले की, हर इलाके की अपनी एक कहानी होती है जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही है। तो आपके इलाके की जमीन क्या कहानी कहती है और आप उसे दुनिया के सामने लाने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करेंगे? नमस्कार। चलिए आज हम आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स को समझते हैं। हमारे पास कुछ बड़े ही प्रैक्टिकल नोट्स हैं जिनके आधार पर हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर आपदा होती क्या है। फिर हम मैनेजमेंट के 4 जरूरी पिलर्स देखेंगे, इसके 3 फेजेस को समझेंगे और हाँ, सबसे जरूरी
कि देश और हम यानी एक आम इंसान इसमें क्या रोल निभा सकते हैं। और आखिर में एक छोटा सा नॉलेज चेक भी होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। जब हम कहते हैं आपदा या डिजास्टर, तो इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, एक आपदा ना सिर्फ एक घटना नहीं है। ये एक ऐसी चीज है, चाहे कुदरती हो या इंसानी गलती से, जो पूरी जिंदगी को अचानक से उलट-पुलट कर देती है। इसमें सिर्फ लोगों की जान या उनके घर का नुकसान नहीं होता। सोचिए, फसलों का, पशुओं का, मतलब पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो अचानक से टूट जाता है। और हाँ, इन आपदाओं को ना हम दो मुख्य कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप या बाढ़, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और दूसरी तरफ है मानव निर्मित आपदाएं, मतलब फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया या दंगे हो गए। ये वो हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ही गतिविधियों का नतीजा होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब आपदाएं इतनी अलग अलग तरह की हैं, तो हम इनसे निपटते कैसे हैं? इसका जवाब एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान में है। एक ऐसा प्लान जो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक असरदार मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब डिजास्टर आए तब एक्शन लो, नहीं, इसमें सब कुछ शामिल है। डिजास्टर से पहले की तैयारी, डिजास्टर आते ही तुरंत रिस्पॉन्स और राहत का काम, फिर लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाना, और आखिर में आगे के लिए रोकथाम की प्लानिंग करना ताकि नुकसान कम से कम हो। ये चारों मिलकर ही एक पूरा प्लान बनाते हैं। चलिए, अब इसको और आसान करते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी डिजास्टर के 3 अहम फेजेस में प्रैक्टिकली क्या-क्या करना होता है। देखिए, किसी भी डिजास्टर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उसके आने से पहले की तैयारी। मतलब पहले से प्लान तैयार रखना, मॉक ड्रिल करना, सेफ जगहों को पहचानना और हाँ, वार्निंग सिस्टम को ठीक से समझना। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की, हम सबकी आपसी जिम्मेदारी है। और फिर जब डिजास्टर आ ही जाता है, तब एक एक सेकंड मायने रखता है। पूरा फोकस इस बात पर होता है कि तुरंत मदद कैसे पहुंचाई जाए। कम्युनिटी किचन शुरू करना, सर्च और रेस्क्यू टीम्स को भेजना, मेडिकल कैंप्स लगाना, मतलब सब कुछ एक साथ तेजी से। यही वो वक्त होता है जब सबको मिलकर काम करना होता है। जब तूफान शांत हो जाता ना, तभी असली चैलेंज शुरू होता है, जिंदगी को वापस नॉर्मल करना। और ये सिर्फ टूटी सड़कें या बिल्डिंगें ठीक करने की बात नहीं है। इसका मतलब है बिछड़े हुए परिवारों को मिलाना, लोगों को काम दिलाना, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना। यही तो है रीबिल्डिंग का मानवीय पहलू। और शायद सबसे जरूरी चीज, आगे का सोचना। हम अपनी पुरानी गलतियों से कैसे सीखें, जैसे रिस्क वाले एरियाज में लोग ना बसें, इसका ध्यान रखना। ऐसे घर बनाना जो डिजास्टर झेल सकें, मतलब सिर्फ रिएक्ट नहीं करना, आगे बढ़कर रोकना। ये अप्रोच है। तो ठीक है, ये सब नेशनल लेवल पर कैसे काम करता है, और इससे भी जरूरी, इसमें एक आम इंसान का क्या रोल है? चलिए इस पर बात करते हैं। और यहां एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है। नहीं, कोई भी, चाहे किसी भी उम्र का हो, एक जरूरी रोल निभा सकता है। हम में से हर कोई एक डिजास्टर मैनेजर बन सकता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी पर बहुत ही पावरफुल कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बांका गांव के एक छोटे से बच्चे की। सिर्फ 7 साल का था वो। स्कूल से लौट रहा था अपने दोस्त के साथ, और दोनों एक तालाब में नहाने चले गए। और अचानक उसका दोस्त डूबने लगा, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन गांव की तरफ दौड़ा, चिल्लाकर मदद मांगी। लोग इकट्ठे हुए और उसके दोस्त को बचा लिया गया। उस 7 साल के बच्चे की सूझबूझ ने, उसके तुरंत एक्शन ने एक जिंदगी बचा ली। ये साबित करता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई भी हो सकता है। अब अगर हम बड़ी पिक्चर को देखें, तो नेशनल लेवल पर भी बहुत काम होता है। सरकार इमरजेंसी फंड्स रखती हैं, रिस्क वाले एरियाज की मैपिंग करती हैं, स्पेशल ट्रेनिंग देती हैं। लेकिन इन सभी सरकारी प्लान्स की सफलता सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, और वो है कम्युनिटी की भागीदारी। लोगों के साथ के बिना कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो सकता। और हाँ, आज के दौर में हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी। स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, वो हमें आने वाली आपदाओं की पहले ही वार्निंग दे सकती हैं, और इससे हमें तैयारी के लिए वो कीमती वक्त मिल जाता है। सोचकर देखिए, साइंस और सेफ्टी का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो आखिर में बात वहीं आती है, सबसे जरूरी रोल हमेशा कम्युनिटी का ही होता है। क्योंकि सबसे पहले मदद के लिए कौन पहुंचता है? वहां के लोकल लोग। उन्हें वहां के हालात का सबसे बेहतर अंदाजा होता है। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है सबसे पहले। तो चलिए,
हमने इतनी सारी बातें की, अब एक बार सब दोहरा लेते हैं और देखते हैं कि हमें सब कुछ कितना साफ साफ समझ आया है। जरा इन सवालों को देखिए। ये कोई एग्जाम नहीं है, बस एक तरीका है जो हमने अभी तक जाना उसे पक्का करने का। सोचिए जरा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मुख्य कंपोनेंट्स क्या थे, आपदा से प्रभावित लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। ये सवाल हमें प्रैक्टिकली सोचने में मदद करते हैं। और आखिर में ये प्रोजेक्ट वर्क देखिए, ये हमें एक बहुत ही सरल पर गहरी बात की तरफ ले जाता है, अपने इतिहास से सीखना। क्या हम अपने बुजुर्गों से, अपने दादा दादी से ये जान सकते हैं कि उनके ज़माने में ऐसी मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता था? क्योंकि असरदार आपदा प्रबंधन का असली मतलब यही है, सीखना, बदलते हालात के हिसाब से ढलना और हमेशा तैयार रहना। यही वो रास्ता है जो हमें एक सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जाएगा। कभी सोचा है गूगल मैप्स फोन की इतनी छोटी सी स्क्रीन पर पूरी की पूरी दुनिया कैसे दिखा देता है? इसका जवाब छिपा है मानचित्र अध्ययन में, और आज हम लोग इसी के पीछे का जो रहस्य है ना, उसे उजागर करने वाले हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है। इतनी विशाल गोल गोल घूमती हुई पृथ्वी को एक छोटे से सपाट कागज पर आखिर दिखाते कैसे हैं? सुनने में तो ये किसी जादुई पहेली जैसा लगता है ना? पर इसका जवाब जादू में नहीं बल्कि गणित और मानचित्रों में छिपा है। तो आज के इस सफर में हम मानचित्रों की दुनिया में गोता लगाएंगे, जानेंगे कि ये क्या हैं, इन्हें बनाने के तरीके क्या हैं, ये कितने तरह के होते हैं, और हाँ, अंत में कुछ मजेदार अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग से, आखिर ये मानचित्र है क्या और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? तो मानचित्र क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह से सिकुड़ी हुई दुनिया है। ये हमें बताता है कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर असल में जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर है, और इसी कमाल की चीज को हम मापक या स्केल कहते हैं। देखिए, मापक सिर्फ दूरी को छोटा नहीं करता, यह हमें एकदम सटीक नक्शे बनाने में मदद करता है। किसी जगह का एरिया यानी क्षेत्रफल मापने में मदद करता है, और यहां तक कि बड़े बड़े शहर बनाने में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ये तो भू सर्वेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, समझे? ठीक है, तो ये जो स्केल या मापक है, इसे हम नक्शे पर दिखाते कैसे हैं? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। चलिए इन 3 जादुई तरीकों को देखते हैं। पहला है कथन, दूसरा प्रदर्शक भिन्न और तीसरा है रैखिक मापक। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहली विधि है कथन विधि। देखिए, सबसे सीधी सादी है। इसमें मापक को एकदम सीधे सीधे एक स्टेटमेंट में बता दिया जाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर के। मतलब नक्शे पर अगर 1 सेंटीमीटर है तो असलियत में जमीन पर वो 5 किलोमीटर के बराबर हुआ। एकदम सीधा और सरल, जैसा इसका नाम है। दूसरी विधि है प्रदर्शक भिन्न, या जिसे आरएफ भी कहते हैं। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी भाषा या नापने के सिस्टम में काम करता है, चाहे इंच इस्तेमाल करें या सेंटीमीटर, ये हमेशा काम करेगा। और सबसे जरूरी बात, इसमें ऊपर की संख्या यानी अंश हमेशा 1 होती है। इसका गणित बहुत ही आसान है। ऊपर रखते हैं नक्शे की दूरी और नीचे रखते हैं जमीन की दूरी। बस एक बात याद रखनी है कि दोनों की यूनिट एक ही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आरएफ लिखा है 1:25 करोड़, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मानचित्र पर कोई भी एक यूनिट, चाहे वो इंच हो या सेंटीमीटर, धरातल पर 25 करोड़ उसी यूनिट के बराबर है। और तीसरा तरीका है रेखीय मापक, जिसे हम ग्राफिकल स्केल भी कहते हैं। ये नक्शे पर बना एक छोटा सा रूलर जैसा दिखता है, जिस पर दूरियां पहले से ही लिखी होती हैं। इसके जो प्राथमिक और गौण विभाग होते हैं ना, वो हमें बड़ी और छोटी दूरियां मापने में मदद करते हैं। अब कुछ और खास तरह के मापकों को देखते हैं जो हमें और भी ज्यादा कमाल की जानकारी देते हैं। ये है तुलनात्मक मापक। इसकी खासियत पता है क्या है? ये एक ही समय पर किलोमीटर और मील दोनों में दूरी दिखा सकता है ना? बहुत काम की चीज। और ये है रैखिक मापक का सुपर हीरो वर्जन। इसे कहते हैं कर्णवत मापक। इसमें तिरछी रेखाओं का इस्तेमाल होता है, जिनकी मदद से हम बहुत ही छोटी, बहुत ही सूक्ष्म दूरियों को भी एकदम सटीकता से माप सकते हैं। ये उदाहरण दिखाता है कि कर्णवत मापक असल में कितना शक्तिशाली है। देखिए, एक ही मापक पर किलोमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक सब कुछ मापा जा सकता है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, मापक के आधार पर नक्शे 2 तरह के होते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, तो ये 2 प्रकार हैं, लघु मापक और दीर्घ मापक। अब देखिए, जो लघु मापक वाले नक्शे होते हैं, जैसे दुनिया का नक्शा, वो बहुत बड़ा एरिया तो दिखाते हैं, पर उनमें डिटेल्स काफ़ी कम होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दीर्घ मापक वाले नक्शे होते हैं, वो एक छोटा एरिया
मान लीजिए किसी शहर का नक्शा बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ दिखाते हैं, तो एक बात याद रखनी है, छोटा मापक मतलब बड़ा क्षेत्र कम डिटेल, और बड़ा मापक मतलब छोटा क्षेत्र ज़्यादा डिटेल। हाँ, सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, पर यही तो मानचित्रों का एक बहुत ज़रूरी नियम है। तो सब तैयार हैं? चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सवालों के साथ परखते हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सा मापक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है? याद है वो अंतर्राष्ट्रीय मापक वाली बात। आपके विकल्प हैं क प्रकथन, ख निरूपक भिन्न, ग आरेख या घ कोई नहीं। दूसरा सवाल, RF के सूत्र में नक्शे की दूरी को कहाँ रखते हैं, ऊपर या नीचे? मतलब क अंश में, ख हर में, ग मापनी का प्रकथन या घ कोई नहीं। और तीसरा सवाल, मापनी में हर यानी कि भिन्न का निचला हिस्सा क्या बताता है? क धरातल की दूरी, ख मानचित्र पर दूरी, ग दोनों दूरियां या फिर घ इनमें से कोई नहीं। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सी खास मापनी है जिस पर किलोमीटर और मील जैसी दो अलग अलग प्रणालियों की दूरियां एक साथ दिखाई जा सकती हैं? क्या वो क रेखीय मापनी है, ख आरेखीय मापनी, ग प्रतिनिधि भिन्न या घ तुलनात्मक मापनी? तो आज हमने मानचित्रों की दुनिया के कुछ बड़े ही दिलचस्प रहस्य खोले। अगली बार जब भी कोई नक्शा देखें तो उसके मापक पर जरूर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। आइए एक स्टूडेंट के नोट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसानी गलतियों से होने वाली आपदाएं आखिर होती क्या हैं। तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि ये मानव निर्मित आपदाएं होती क्या हैं, और फिर एक एक करके न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल यानी जैविक आपदाओं की गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मानव निर्मित आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं से अलग कैसे हैं। मतलब दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, भूकंप या बाढ़ जैसी चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो प्राकृतिक हैं। लेकिन जिन आपदाओं की बात हम आज कर रहे हैं वो सीधे सीधे इंसानी गलतियों का नतीजा होती हैं। चलिए अब अपने पहले बड़े टॉपिक पर आते हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर्स। देखते हैं कि एटम की ये जबरदस्त ताकत कैसे एक भयानक तबाही में बदल सकती है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? एक प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन। यही वो चीज है जो न्यूक्लियर पावर और एटम बॉम्ब दोनों के पीछे है। इसमें एटम को तोड़कर बहुत ज्यादा एनर्जी निकाली जाती है। और इतिहास में देखें तो न्यूक्लियर तबाही के कई दर्दनाक उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो जंग में हुए हमले हों या फिर चेर्नोबिल जैसे भयानक हादसे। ये जो तस्वीर है ना, ये दिखाती है कि इन हथियारों में कितनी भयानक ताकत होती है। इसका असर बहुत बहुत लंबे समय तक रहता है और इसके नतीजे बेहद विनाशकारी होते हैं। और इसका असर सिर्फ उस धमाके तक ही नहीं रहता, इसका असर तो पीढ़ियों तक और हमारे पर्यावरण पर सालों साल तक बना रहता है। तो सवाल उठता है, इस खतरे को मैनेज कैसे किया जाए? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, इसके लिए कई लेवल्स पर काम करना पड़ता है। न्यूक्लियर वेस्ट को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करने से लेकर देशों के बीच संधियां करने तक। और यहां देखिए, ये साफ पता चलता है कि ऐसी खतरनाक जगहों पर काम करने वालों के लिए पर्सनल सेफ्टी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात उन आपदाओं की जो एटम से नहीं बल्कि उन केमिकल्स से होती हैं जिन पर हमारी आज की दुनिया टिकी है। अब ये जो केमिकल डिजास्टर्स हैं, ये एकदम अचानक भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री से कोई गैस लीक हो गई, या फिर ये धीरे धीरे छिपकर भी असर करते हैं, जैसे कि पोल्यूशन। इस डायग्राम से बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की वजह बनता है, जो हमारे पानी और मिट्टी में जहर घोल देता है। और इन घटनाओं का असर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। मतलब हमारी खेती बाड़ी से लेकर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सब कुछ इससे प्रभावित होता है। और हादसों से भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि केमिकल्स का जानबूझकर हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। ये वो खतरे हैं जो आते तो नेचर से हैं, लेकिन अक्सर इंसानी गलतियों की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो ये डिजास्टर्स होते हैं जिंदा चीजों की वजह से, मतलब छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया से लेकर उन कीड़े मकोड़ों तक जो इन्हें फैलाते हैं।
और ये तस्वीर एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा मच्छर भी एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस की वजह बन सकता है। और ये जो डेटा है ये हमें असलियत दिखाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे बीमारियां अचानक से और बहुत बड़े लेवल पे फैल सकती हैं। तो फिर इनसे बचे कैसे? देखिए, इसका जो हल है ना, वो हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। पब्लिक हेल्थ के जो बेसिक नियम हैं उन्हें मानना और पूरे समाज का मिलकर काम करना, यही सबसे जरूरी है। और बिल्कुल केमिकल्स की ही तरह बायोलॉजिकल एजेंट्स को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, बीमारी को आतंक फैलाने का जरिया बना दिया जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे कुछ जरूरी सवालों के जरिए दोहरा लेते हैं। इन सवालों के बारे में सोचने से ना सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक न्यूक्लियर और केमिकल डिजास्टर में मेन फर्क क्या होता है, या एसिड रेन कैसे बनती है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सोच पर लाकर छोड़ देती हैं कि इन भयानक आपदाओं को रोकने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हम इंसानों की ही है। सोचिए, जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मदद के लिए कौन पहुंचता है? क्या वो एम्बुलेंस होती है या पुलिस? असल में वो होते हैं हम और हमारे आसपास के लोग। जी हाँ, असली फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। चलिए आज एक स्टूडेंट की नोटबुक के पन्ने पलट कर देखते हैं कि ये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन आखिर होता क्या है। तो इस नोटबुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या है? हम देखेंगे कि हमारे पहले प्रतिक्रियाकर्ता कौन हैं, काम करने के 3 चरण कौन से हैं, एक मजबूत समुदाय का चरित्र कैसा होता है और वो अपनी सुरक्षा के लिए कैसे संगठित होते हैं, और हाँ, आखिर में जो कुछ सीखा है उसे दोहराएंगे भी। तो चलिए पहला पन्ना पलटते हैं और सारी कहानी शुरू होती है एक शब्द से, समुदाय। लेकिन यहाँ समुदाय का मतलब सिर्फ एक जगह रहने वाले लोग नहीं हैं। इसका मतलब है वो लोग जो भौगोलिक तौर पर जुड़े हुए हैं और जो सुख और दुख दोनों साथ में झेलते हैं। असल में यही साझा अनुभव ही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये राजस्थान की एक ग्राम सभा की तस्वीर है और ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये सामुदायिक कार्रवाई का एक जीता जागता सबूत है। यहीं पर जमीनी स्तर पर फैसले लिए जाते हैं, योजनाएं बनती हैं और आने वाली मुसीबतों से लड़ने की तैयारी होती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। आपदाएं अमीर या गरीब देखकर नहीं आती और ज्यादातर तो बिना किसी चेतावनी के आ धमकती हैं। बस इसीलिए एक दूसरे का साथ, ये सामुदायिक सहयोग इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब संकट आता है ना, तो सबसे पहले आपके पास आपके पड़ोसी ही होते हैं। तो ठीक है, ये सामुदायिक सहयोग होता कैसे है? क्या ये बस यूं ही होता है? नहीं, असल में ये 3 बिल्कुल साफ और तयशुदा चरणों में काम करता है: तैयारी, एक्शन और रिकवरी। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, आपदा से पहले का समय, जब हम पूर्वानुमान, चेतावनी और ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। दूसरा, आपदा के दौरान, जब तुरंत एक्शन लेना और बचाव करना सबसे जरूरी होता है। और तीसरा, आपदा के बाद, जब फिर से सब कुछ बनाने और सामान्य जिंदगी में लौटने का काम शुरू होता है। और इस कोशिश में हर कोई एक अहम किरदार निभाता है। परिवार सबसे छोटी और पहली इकाई है, ग्राम सभा फैसले लेती है और स्वयंसेवी संगठन अपनी विशेषज्ञता लेकर आते हैं। ये सब मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बना लेते हैं। जरा सोचिए, आपदा के बीचों बीच एक एम्बुलेंस की कितनी जरूरत पड़ती होगी। वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है, जिंदगी की एक उम्मीद है। और एक संगठित समुदाय ही ये सुनिश्चित करता है कि ऐसे जरूरी संसाधन सही समय पर सही जगह पहुंचे। ये सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाओं की बात नहीं है। एक असरदार सामुदायिक प्रतिक्रिया में प्रैक्टिकल ज्ञान भी शामिल होता है, जैसे कि जलने पर क्या करना चाहिए, ठंडा पानी या चंदन का लेप जैसी छोटी छोटी बातें भी जिंदगियां बचा सकती हैं। और ये ज्ञान समुदाय में ही एक से दूसरे तक पहुंचता है। कभी सोचा है कि कुछ समुदाय आपदा के बाद और मजबूत होकर क्यों उभरते हैं, जबकि कुछ बिखर जाते हैं? जवाब उनके चरित्र में, उनके खास गुणों में छिपा है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। जो समुदाय क्रियाशील नहीं है, वो आपदा के समय मूक दर्शक की भांति रह सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप सिर्फ तमाशा देखने वाले बनकर रह जाएंगे। तो एक आपदा प्रूफ समुदाय का डीएनए कैसा होता है? सबसे पहली बात, लोग अपनी भलाई से पहले पूरे समुदाय की भलाई के बारे में सोचते हैं। दूसरी बात, वे अफवाहों से लड़ने के लिए एक टीम बनाते हैं, क्योंकि संकट में अफवाहें आग की तरह फैलती हैं।
और सबसे जरूरी, वहां जाति या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे समुदाय में लोग एक दूसरे को आने वाले खतरों के बारे में जागरूक करते हैं, मुश्किल समय में हिम्मत और सब्र से काम लेते हैं और अपने निजी कामों को छोड़कर समुदाय के काम में हाथ बटाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही तो है स्वयंसेवा की असली भावना। एकता की ताकत का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? जब नोआखाली में दंगे भड़के तो गांधी जी ने एक सीधा लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किल घड़ी में हमारी साझा इंसानियत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये सारी अच्छी बातें, ये एकता, ये जज्बा, इनको एक शक्ल कैसे दी जाए? इसे एक संगठित ढांचे की जरूरत होती है ताकि ये असरदार तरीके से काम कर सकें। और यहीं पे एंट्री होती है ग्राम आपदा प्रबंधन समिति की। अब हर किसी तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? उन जगहों का इस्तेमाल करना जहां लोग पहले से आते जाते हैं और भरोसा करते हैं। स्कूल बच्चों और उनके परिवारों तक पहुंचते हैं, धार्मिक स्थल समुदाय के बड़े बुजुर्गों तक, और राशन की दुकानें जानकारी फैलाने का एक भरोसेमंद अड्डा बन जाती हैं। और इसी पूरी संरचना के केंद्र में होती है ग्राम आपदा प्रबंधन समिति। तो कौन होते हैं इस टीम में? देखिए, इसकी खूबसूरती इसकी विविधता में है। इसमें स्कूल प्रिंसिपल जैसे शिक्षक हैं, मुखिया जैसे नेता हैं, डॉक्टर जैसे विशेषज्ञ हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी हैं। ये पक्का करता है कि हर किसी की आवाज सुनी जाए और हर किसी की जरूरत का ध्यान रखा जाए। और इनकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। ये सिर्फ चेतावनी ही जारी नहीं करते, बल्कि राहत शिविर चलाने से लेकर खाने पीने का इंतजाम करने और सबसे कमजोर लोगों जैसे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सब कुछ करते हैं। ये समुदाय के असली संरक्षक हैं। तो हमने इस नोटबुक से काफी कुछ सीख लिया। ज्ञान तभी मजबूत होता है जब हम उसे परखते हैं। तो चलिए कुछ सवालों के जरिए जो सीखा है उसे दोहराते हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों से शुरू करते हैं। जैसे, क्या बता सकते हैं कि सामुदायिक प्रबंधन में कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? ऐसे सवाल हमारी बेसिक समझ को मजबूत करते हैं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एक समुदाय में आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? या फिर ग्राम आपदा प्रबंधन समिति में कौन कौन होता है? ये सवाल हमें सतही जानकारी से आगे ले जाके विषय की जड़ तक पहुंचने में मदद करते हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सिर्फ एक नोटबुक का चैप्टर नहीं, बल्कि एक एक्शन प्लान है। अपने आसपास देखिए, अगर आपको अपने ही समुदाय में एक आपदा प्रबंधन समिति बनानी हो तो वो पहले 3 लोग कौन होंगे जिन्हें आप बुलाएंगे और क्यों? जवाब जो भी हो, बस एक बात याद रखिए, आपदा की तैयारी किसी और की नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है।